गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हाँ जी बेटा, जैसे मैंने आपको लास्ट एक बार आपको इकोनॉमिक्स का मनी चैप्टर बताया था, चैप्टर नंबर 5 जो आपकी संदीप गर्ग की बुक में है। उसके बाद पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूं। ये आज अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, समझे आप? और कल मैं इसका एक बार रिवीजन लूंगा पूरा, जिसमें मैं आप सबसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा। ठीक है? आर यू श्योर? कंफर्टेबल? ध्यान देना मेरी बात को बेटा। मनी मनी का इवोल्यूशन कहां से हुआ था? मनी वर्ड आया कहां से था? तो बार्टर सिस्टम के वहां से आया था। पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम के टाइम पे? बार्टर सिस्टम का मीनिंग क्या था? बार्टर एक्सचेंज रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। क्या बोला मैंने? बार्टर एक्सचेंज रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। An economy where there is a direct barter of goods and service is called a barter economy। मतलब बार्टर सर्विस के टाइम पे क्या होता था बेटा? गुड्स के बदले क्या लिया जाता था? गुड्स। मतलब मैंने इसलिए बोला ना, बार्टर एक्सचेंज रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स के बदले गुड्स। उसके बाद अब इकोनॉमी की बात करूं तो एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ बार्टर इकोनॉमी। अब जो इकोनॉमी रहेगी वो कौन सी इकोनॉमी रहेगी? बार्टर इकोनॉमी। क्या होता है बेटा, इस टाइम पे सिविलाइजेशन जो पुराने एंशिएंट टाइम्स में चीजें होती थी, उसमें ना बार्टर सिस्टम एक ऐसी चीज थी बेटा, जहां पे लोग कोई भी चीज एक दूसरे को जिसको जिसकी नीड रहती थी वो चीज वो एक दूसरे से ट्रांसफर कर लेते थे। मैं तेरे को ये चीज देता हूं, तू मेरे को ये चीज दे दे। बट इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती थी। क्या पता दोनों को एक जैसी चीज की जरूरत पड़ जाए। आपको भी वो चीज की नीड है, मेरे को भी वो चीज की नीड है, तो कैसे होगा? समझे आप मेरी बात को? तो एक बार फिर से इसको बार्टर सिस्टम को रिवाइज करते हैं। बार्टर एक्सचेंज रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। एन इकोनॉमी where there is a direct barter of goods and services is called a barter economy। कौन सी इकोनॉमी रहेगी बेटा? वो बार्टर इकोनॉमी। अब मैं इसके कुछ लिमिटेशंस की बात करता हूं। बार्टर्स लिमिटेशन के बेटा लिमिटेशंस क्या है समझना। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्या है बेटा? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब आपको भी वो चीज की जरूरत है, मुझे भी वो चीज की जरूरत है। आपको भी राइस की जरूरत है, मुझे भी राइस की जरूरत है। तो बेटा अब मैं कहां से करूंगा? क्योंकि दोनों को एक ही चीज की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं आपके पास बहुत ज्यादा वो चीज पड़ी है, ये स्टॉक रखी हुई, स्टोर रखी हुई है, बट आपके पास, आप सोच रहे हो मैं इसको दूंगा तो खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोनों की बॉन्ड्स क्या सेम है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। यहां पे बॉन्ड्स क्या हो रही है? दोनों की सेम हो रही है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं इसमें। समझ लो आपको भी फ्रूट्स की नीड है, एप्पल की नीड है, मुझे भी एप्पल की नीड है। अब आप बोलोगे मैं इसको 10 एप्पल मेरे पास रखे मैं इसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा फिर? इसमें ये प्रॉब्लम बहुत आती है। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बेटा यहां पे ना अपन कोई चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं कि ये कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है। अब एक बात बताओ, आप किसी उस टाइम पे एंशिएंट टाइम्स में देखा जाए तो आपके पास बेटा, एक मैं बात करता हूं, आपके पास हॉर्स है और आपके घर में कुछ खाने को नहीं है, कोई खाने को चीज नहीं है, तो आप क्या 10 केजी ऑफ राइस या 10 केजी ऑफ वीट के बदले एक हॉर्स देना उसको सामने वाले को पसंद करेंगे? नहीं यार, क्योंकि हॉर्स की मुझे ही पता है कीमत बहुत क्या है, ज्यादा है। इस चक्कर में बेटा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, किसी का मेजर ही नहीं हो पाया इस टाइम पे। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब समझो, आपने मेरे को बोला मेरे पास वीट है। क्या है? वीट। मैं तेको देती हूं वीट या तेको देता हूं वीट, बट वापस मैं भी क्या लूंगा? वीट लूंगा। तो आपको उसके लिए किसको ढूंढना पड़ेगा? बताइए, तीसरे जन को ढूंढना पड़ेगा। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मतलब आउटस्टैंडिंग जो आपके पास चीज रह गई है वो सामने वाले को कैसे पे करोगे आप? आउटस्टैंडिंग मतलब आपको वीट के वीट बदले देना, आपको तीसरे जन को ढूंढना पड़ जाएगा। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, आउटस्टैंडिंग का इसमें क्या? जब तक कि मेरे पास नहीं आएगी मैं सामने वाले को उधारी जो रहेगी, जो मेरे डेटर्स बन जाएंगे, उसको मैं चुकाऊंगा कैसे? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ, अब इसको स्टोर तो कर ही नहीं सकते ना। अगर मेजर नहीं कर सकते तो स्टोर भी नहीं कर सकते। आप मेजर कर सकते तो मनी के फॉर्म में कर सकते थे, जो भी अभी अपन सोच रहे हैं, बट एंशिएंट टाइम्स में स्टोर, मैं एक चीज को कितना स्टोर करूंगा? समझे आप मेरी बात? एक चीज को मैं कितना स्टोर कर लूंगा मुझे भी नहीं पता ये चीज को। समझे आप? तो दैट्स व्हाई लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम क्या थे बेटा? 4 थे। कितने थे? 4। शुरू से एक बार यहां तक रिवाइज करते हैं। बार्टर सिस्टम रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। मेरे साथ बोलना, बार्टर एक्सचेंज refers to exchange of goods for goods। An economy where there is a direct barter of goods and services is called barter economy।
4 limitations of barter system: lack of double coincidence of wants, lack of common measure of value, lack of standard of deferred payment और lack of store of value. एक बार चारों साथ में बोला: lack of double coincidence of want, lack of common measure of value, lack of standard of deferred payment और lack of store of value. अब इसके evolution के बाद क्या आया था बेटा? मनी आया था. क्या आया था? मनी. अब मनी समझना, मनी का मतलब क्या था? तो मनी इज एनीथिंग, क्या बोल रहा हूं? मनी इज एनीथिंग which is generally accepted, which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and means standard for deferred payment. मतलब जो limitations थे वो बार्टर सिस्टम में क्या हो गए? खत्म हो गए. क्या बोला मैंने? Money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and means standard for deferred payment. देखो, मनी इज एनीथिंग विच इज, हर कोई मनी को एक्सेप्ट करता है. अगर आप परचेस करने जा रहे हो तो सामने वाला आपसे क्या लेगा? मनी लेगा, ना कि कोई गुड्स लेगा, ना कि कोई सर्विस लेगा. समझे आप? ठीक है. उसके बाद अगर आप कुछ सेल्समैन है तो आप सामने वाले से कोई सर्विस देना पसंद करेंगे? नहीं, आप क्या बोलेंगे? पैसा दे भैया, पैसा, मनी. तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज हुआ मनी. मेजर ऑफ वैल्यू, मुझे पता है इसकी कितनी वैल्यू है, इसकी कितनी वैल्यू है. अब मैं बोलूंगा पेन की वैल्यू अलग है और ये मोबाइल की वैल्यू अलग है, तो इससे क्या होगा बेटा? मेजर ऑफ वैल्यू क्या है? अलग अलग है. ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हुआ? पक्का. उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू. आप मनी को स्टोर भी तो कर सकते हैं ना यार. स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलते अपन काला धन जमा जमा करके रखा है. जमा, पैसा जमा कर सकते हैं आप, एफडी बना सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं. स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट. अगर आपने अभी किसी का बैलेंस नहीं दिया है तो बाद में आप कैसे पे करेंगे? आउटस्टैंडिंग जो रहेगा उसको तो आप पे कर सकते हो ना यार बाद में, क्योंकि मनी को ही तो पे करना है. आपके पास मनी आया, आपने उसको पे कर दिया. ये पॉइंट क्लियर हुआ? पक्का. ठीक है. मनी सप्लाई. मनी सप्लाई रिफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय अ पब्लिक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी. मनी सप्लाई. अब मनी का मतलब क्या था बेटा? मनी सप्लाई रिफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय अ पब्लिक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी. मतलब समझो अब उस चीज को अच्छे से. मनी सप्लाई, एक बार में कितनी मनी सप्लाई होती है, उसकी टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू क्या है और कौन कर रहा है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक साल में कितना होगा. ये बहुत समझे आप लोग? ठीक है. इसका पीरियड ऑफ टाइम रहेगा. फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई उसके क्या बन गए? फीचर्स. इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली. क्या बोला मैंने? इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली. जो पब्लिक के पास पैसा है सिर्फ मैं उसको इंक्लूड करूंगा. अब पब्लिक में कौन कौन लोग आएंगे? जैसे देखो, इट द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूजिंग individual and business firm, individual and business firm, but it does not include money creating sector, that is government and banking. बेटा इंक्लूड किसको कर रहा हूं मैं? इंडिविजुअल और बिजनेस को, ना कि मैं इंडिविजुअल बिजनेस फर्म को कर रहा हूं, क्योंकि इंडिविजुअल बिजनेस फर्म के पास जितना पैसा है वो पूरी इकोनॉमी में चलता है, ना कि जो गवर्नमेंट के पास है और ना कि जो बैंकिंग है. जो मनी बनाती है उनके पास क्या कैलकुलेट करूंगा मैं? इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट दैट इज कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. इसमें क्या होता है? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का लिया जाता है. ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? पक्का. समझा? एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. money is anything, money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, as a measure of value, as a store of value and means standard for deferred payment. उसके बाद मनी सप्लाई refers to total volume of money held by a public particular period of time in an economy. फीचर्स क्या थे? it includes money held by public. क्या बोला मैंने? it includes money held by public only. The term public signifies the money using sector, that is government and banking. इनको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि ये खुद ही मनी बनाते हैं. और लास्ट में इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट दैट इज कंसर्न सेक्टर विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब बोर्ड का आप ये पार्ट लिख लेंगे, ये आपने पहले लिख चुका है. मैं यहां पे आपको जो सप्लाई ऑफ मनी है वो बताने वाला हूं आज.
क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई होता क्या है वो समझना। M1, M2, M3 एंड M4, मनी 1, मनी 2, मनी 3 एंड मनी 4, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। M1 का मतलब क्या होता है? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, जो आपके पास करेंसी है और कॉइन है, पब्लिक के पास रहा या बिजनेस फर्म के पास रहा। मैंने आपको पब्लिक वर्ड यहां पे समझा चुका हूं, अब आगे समझना। प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, जो आपका बैंक में खुद का पैसा जमा है। मैं बैंक और गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपका पैसा खुद का बैंक में जमा है। एंड अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई, जो आपका पैसा बेटा आरबीआई में जमा है। इसमें मैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स या जो गवर्नमेंट आरबीआई में जमा करती है या जो बैंक जमा करते हैं, मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? पब्लिक टर्म की। पब्लिक टर्म में दो ही चीजें आती है, इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म। अब M1 का फॉर्मूला बोलेंगे तो क्या होगा? सर, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। ये चीज आपको समझा? पक्का? ठीक है। M2 में क्या होता है? M1, जितनी चीजें M1 में आई, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। क्या बोला मैंने? M2 इक्वल्स टू M1। M1 में जो आई, करेंसी प्लस कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जो भी आपका पोस्ट ऑफिस में ही पैसा जमा है उसको मैं कहां पे लूंगा? M2 में। अब मैं M3 की बात करता हूं। M3 में क्या हो जाएगा? M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। आपके जो कुछ थोड़े बहुत नेट टाइम डिपॉजिट्स होंगे बैंक्स में, उसको मैं यहां कंसीडर करूंगा। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चार्ट बताने वाला हूं कि कौन सा क्या रहेगा, डिटेल में ब्रीफ दूंगा उसके लिए आपको। अब M3 इक्वल्स टू M2। M2 में आपने क्या चीजें पढ़ ली? M1 प्लस M2। अब M2 में क्या क्या है? M1 में क्या है? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। एक नया वर्ड मैंने को कहा मिला था M2 में, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, और M3 नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। समझा? M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस, M3 इक्वल्स टू M2 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। अब M4 किसकी बात कर रहा हूं? M4 में आएगा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। बेटा पूरा डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का भी डिपॉजिट। ये चार चीज मैं कंसीडर करूंगा। अब जो इसके सप्लाई के बारे में, ये मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में पूरा इसमें डिटेल में बताऊंगा। और आप लोग का मे बी सैटरडे, संडे के दिन या मंडे के दिन एक जूम पे छोटा सा मीटिंग रहेगा, जिसमें मैं आपसे 1 to 1 बात करूंगा, जहां पे अपन जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो पूरे इसके सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइस, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।